नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम एक टॉपिक के साथ जुड़े हैं डॉक्टर मिथुन रैनी सर के साथ। तो टॉपिक जो है वो एक कॉमन बीमारी या कि किसी भी क्रॉनिक बीमारी का आप सिम्टम्स बोल सकते हैं, फीवर। तो आज डॉक्टर साहब इसके बारे में आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को समझाएंगे फीवर क्या होता है और फीवर से पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किस क्रॉनिक बीमारी का ये सिम्टम्स होता है। तो सर यू कैन स्टार्ट नाउ और फर्स्ट गिव योर सर इंट्रोडक्शन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। मैम सर की वॉइस आ रही है आपको? नहीं सर, सुनाई नहीं दे रहा है। सर माइक जो है आप आपकी साइड से माइक ऑन है सर अभी? 1 सेकेंड। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो सब लोग जुड़ गए। यस चालू। सर, यस सर। हाँ जी, तो मेरा नाम डॉक्टर मंथन रयानी है। मैं एमडी हूँ जनरल मेडिसिन में। और आज आप लोगों को फीवर इन ओपीडी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी एमडी की है एलजी हॉस्पिटल मणिनगर अहमदाबाद से। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। यस फीवर सर। इन ओपीडी। तो हम लोग दिन ब दिन देखते हैं कि काफी पेशेंट आते हैं हमें ओपीडी में फीवर के। तो कई पेशेंट सिंपल स्टेबल दिखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत स्मॉल परसेंट ऑफ पेशेंट हम देखते हैं कि डिटीरियरेट होते हैं, मतलब कि बिगड़ते हैं, उनको सीरियस आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा हमने देखा है। इसलिए फीवर को अर्ली स्टेज में जानना जरूरी है कि ये हाई रिस्क होगा या फिर लो रिस्क होगा। तो हमें हमारा यहाँ रोल क्या होगा कि कैटेगराइज करना है पेशेंट को, कि अगर ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है, इनको इमीडिएट रेफरल की जरूरत है या नहीं। तो मैं आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को बताना चाहता हूँ कि आपका रोल क्या होगा। आप जैसे कि फर्स्ट कांटेक्ट है पेशेंट के लिए। ठीक है। तो कोई भी पेशेंट पहले फीवर के साथ आपके पास आता है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर अर्जेंट रेफरल कर सकते हैं। ठीक है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जल्दी जांचना, वो एक बहुत स्किलफुल जॉब होगा, जो आपको मैं गाइड करूंगा, जिससे आप जान सकते हैं कि ये पेशेंट को कितना कॉम्प्लिकेशन होगा, ये पेशेंट कितना सेफ होगा। ठीक है। So you play a key role in saving lives, right? Next slide. तो यहाँ पे हमने दिखाया कि वाई पेशेंट डिटीरियरेट, पेशेंट क्यों बिगड़ता है। तो सीरियस इलनेस ऑफन स्टार्ट्स लाइक सिंपल फीवर, मतलब कि कोई भी सीरियस बीमारी होती है वो स्टार्ट से तो सिंपल फीवर की तरह ही बिहेव करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आगे जाके सीरियस है या फिर ये कोई मामूली बुखार है। ठीक है। सो अर्ली वार्निंग साइंस अगर मिस करते हैं और इग्नोर करते हैं, तो हम मिस कर सकते हैं कि ये सीरियस है या फिर नॉर्मल बुखार है। ठीक है। पेशेंट्स आर kept under observation for too long. Delay in referral leads to rapid deterioration, मतलब रेफरल में थोड़ा डिले होगा तो आप देखते होंगे कि कोई पेशेंट जल्दी बिगड़ जाते हैं, कोई कोई को कुछ नहीं होता। सो बाय द टाइम पेशेंट रीचेस हॉस्पिटल कंडीशन इज ऑलरेडी सीवियर। सो डिले इज द बिगेस्ट डेंजर इन फीवर केस। यहाँ पे मैंने फोटो दिखाई है सेप्सिस की, मतलब कई फीवर जो इन्फेक्शन होते हैं वो सेप्सिस में टर्न हो जाते हैं, जो
जिन वो पेशेंट को आईसीयू की रिक्वायरमेंट हो जाती है, फिर हायर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, और बहुत उनका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अंडरस्टैंडिंग फीवर वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब सभी फीवर सेम नहीं है। ठीक है, सम फीवर आर सिंपल एंड सेल्फ लिमिटिंग, मतलब कई फीवर है जो मामूली वायरल बुखार है तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कई फीवर है जो सीरियस इलनेस में प्रोग्रेस हो जाते हैं, मतलब बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो अर्ली स्टेज ऑफ बोथ लुक एग्जैक्टली सिमिलर, तो दोनों का ही अर्ली स्टेज होगा वो सिमिलर होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा है वो प्रोग्रेस करेगा या कौन सा है वो सिंपल होगा? तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हमारा गोल है नॉट डायग्नोसिस बट, प्रीवियस स्लाइड कीजिए, प्रीवियस। ओके, तो अप्रोच यहाँ पे, अप्रोच मैं आपको सिंपल हेल्थ पार्टनर, जो कि मैं यहाँ पे हाईफाई मेडिकल लैंग्वेज बहुत यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल सिंपल भाषा में जो आपके समझ में आए और आप अच्छे से इजीली मैनेज कर सके, उस हिसाब से मैंने ये डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप होगा ड्यूरेशन, मतलब पेशेंट अगर बुखार के साथ आता है तो ड्यूरेशन मतलब कितने दिन से बुखार है वो जानना जरूरी हो जाएगा। अगर 3 दिन से कम है बुखार तो वायरल हो सकता है, या डेंगू फीवर हो सकता है, या मलेरिया हो सकता है। 3 से 7 दिन के बीच में है तो टाइफाइड हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जगह का हो सकता है, चाहे थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में न्यूमोनिया हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और 7 दिन से ज्यादा बुखार है मतलब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई बार बिना इन्फेक्शन के भी बुखार के कई और कॉज है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, कई सारे दूसरी बीमारियां हैं जो बुखार से प्रेजेंट करती है। सो ड्यूरेशन वो पहला स्टेप है, मतलब ड्यूरेशन जानना बहुत जरूरी है कि कितने दिन से बुखार आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है कि हम ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे कोई भी फीवर के केस में, कोई भी फीवर के साथ पेशेंट आता है तो ये 4 सवाल पूछेंगे। पहला ड्यूरेशन, वो मैंने बता दिया। दूसरा है एक्सपोजर हिस्ट्री, मतलब उनको पूछना है कि कहीं ट्रैवल उन्होंने किया है कोई एरिया में, कोई मॉस्किटो का कांटेक्ट है अगर कम्युनिटी में, जो आप रूटीनली देखते हैं, मलेरिया डेंगू के बहुत केसेस आते हैं, और कोई कॉन्टामिनेटेड वाटर, मतलब गलत पानी या गलत खाने की चीज का कांटेक्ट हुआ है अभी रिसेंटली। ठीक है, तीसरा है एसोसिएटेड सिम्टम्स, मतलब उसके साथ क्या है, बुखार है उसके अलावा क्या चीज है, वॉमिटिंग है पेशेंट को, कहीं से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, खांसी आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेट में दुख रहा है, ये सब चीजों का जानना जरूरी है कि फीवर है उसके अलावा और क्या चीजें है। ये 4 क्वेश्चन अगर आप ठीक से सही से इवेल्युएट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज को मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत सारा पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बुखार मामूली है या बुखार कोई अलग है, या इसको इंटेंसिव रिपोर्ट की जरूरत है, या इनको भारी दवाई की जरूरत है। तो ये स्टेप से थोड़ा हमें इंसाइट मिलेगा कि बुखार की वजह क्या है। मेन तो वी नीड टू नो द रीजन फॉर फीवर, राइट? सो वी आर टारगेटिंग कॉज एज वेल एज द रीजन, राइट? तो स्टेप 3 होगा हाई रिस्क साइंस जानने के लिए, मतलब हाई रिस्क साइन क्या होती है कि अगर ये सब चीजें आप देख रहे हो पेशेंट में तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि पेशेंट को ये सभी बीमारी है, जैसे कि कहीं पे रैश है या ब्लीडिंग हो रहा है तो वो पॉसिबली डेंगू हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट कंफ्यूजन में है, अगर पेशेंट सो ही रहा है, जग नहीं रहा है, तो वो मेनिंजाइटिस मतलब कि ब्रेन में इंफेक्शन बता सकती है। ठीक है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अगर पेशेंट के पल्स बहुत फास्ट है और बीपी बहुत लो है तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन बॉडी में फैल गया है, जिसको सेप्सिस बोलते हैं, तो वो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर पेशेंट को सीवियर वीकनेस है, बहुत ही वीकनेस है और डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, उनकी जीभ एकदम ड्राई दिख रही है, तो वो भी एक हाई रिस्क है। वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट में वॉल्यूम लॉस हुआ है बॉडी में,
और पेशेंट सेप्सिस में वो टर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी साइन है, मतलब जो भी मैंने दिखाई है वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट बिगड़ रहा है, मतलब पेशेंट में वर्सन, राइट। तो इसमें आपको इमीडिएट रेफरल और इमीडिएट एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए और हायर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और क्विकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि वहां से पेशेंट का रिकवरी फेज चालू हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी हाइपोटेंशन के साइन एंड सिम्टम है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हो जाना। जब इन्फेक्शन लगता है पेशेंट को, तो कई सारे रीजन होते हैं कि बीपी कम हो जाता है। उसमें से एक है सेप्टिक शॉक, जिसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन जब पूरी बॉडी में फैल जाता है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो बीपी कम हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, तो ये सारी साइन है उसकी कि फिर उसकी स्किन पेल हो जाती है, पेशेंट को हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, नेक स्टिफ हो जाती है, स्वेटिंग बहुत होने लगती है, बहुत ज्यादा बुखार आने लगती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, शॉर्ट और फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, डायरिया फिर वॉमिटिंग ज्यादा होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और पेशेंट बिल्कुल ही फटीग, मतलब कि बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को खींच आ सकती है, सीजर जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ये सभी साइन है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अभी ये रेड फ्लैग साइन है, जिसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। मतलब अगर ये पेशेंट फीवर के साथ, अगर ये सभी चीजें है रेड में मार्क की हुई, तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल खतरा दिखाती है। ठीक है, पहला है उसमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग, मतलब पेशेंट को परसिस्टेंट मतलब कि दिन में एक बार दो बार नहीं, बल्कि चार पांच छह बार और तुरंत लगातार वॉमिट हो रही है फीवर के साथ। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही एक्सटेंसिवली हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है और बहुत फास्ट ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा है लो बीपी और फास्ट पल्स, मतलब बीपी बहुत ही कम है पेशेंट का, बीपी बिल्कुल नहीं आ रहा है, या फिर पल्स रेट बहुत ही तेज आ रही है, तो वो भी एक रेड फ्लैग साइन है। तीसरा है ऑल्टर्ड सेंसोरियम, मतलब कि पेशेंट का होश नहीं है ठीक से, पेशेंट बहुत कंफ्यूज लगता है, नाम से पुकारते हैं तो देखते नहीं है, ड्राउजी लगते हैं, सोए सोए रहते हैं, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। चौथा है अगर ब्लीडिंग हो रही है, रैश हो गया, एपिटेकिया हो गया बॉडी में, ठीक है, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। और पांचवा है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाना, पेशाब भी कम हो जानी पेशेंट की, दिन में 100 से 200 ml ही पेशाब हो रही हो, तो वो भी एक साइन है कि किडनी कम काम कर रही है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है और बॉडी शॉक में चली जा रही है। तो दिस पेशेंट आर नॉट सेफ फॉर ऑब्जर्वेशन, तो इनमें से किसी भी पेशेंट को ऑब्जर्व नहीं करना है या सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, इनको एग्रेसिव ट्रीटमेंट और एग्रेसिव एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो वाई अर्ली रेफरल हेल्प्स यू, तो अर्ली रेफरल के बेनिफिट ये है कि बेटर पेशेंट आउटकम होता है। पेशेंट को जल्दी से डायग्नोस, मतलब कि पेशेंट को फीवर का कॉज, जो कारण है, वो जल्दी मिल जाता है, तो उस हिसाब से डायरेक्टेड ट्रीटमेंट हो सकती है। बिल्ड ट्रस्ट विथ पेशेंट्स एंड फैमिली, जल्दी ठीक हो जाने से पेशेंट और उनकी फैमिलीज का ट्रस्ट बढ़ता है और कॉम्प्लिकेशन और रिस्क को कम कर देता है। पेशेंट को कई बार अगर फर्स्ट स्टेज से ही डायग्नोस कर दे और सही से ट्रीट करे, तो उनको एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और कई बार आईसीयू में भी पेशेंट चले जाते हैं, वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एनहांस योर प्रोफेशनल रेप्यूटेशन, मतलब अपनी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन भी बढ़ती है, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ता है, ओवरऑल होल सिस्टम ग्रोज एंड ऑल गेट्स बेनिफिटेड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो वर्किंग टुगेदर फॉर पेशेंट केयर, मतलब सिंपल कोलोब्रेशन मॉडल। यू आइडेंटिफाई रिस्क अर्ली, आप रिस्क फैक्टर को जल्दी से परखिए और रिफर कीजिए स्पेशलिस्ट को, हम इवेल्युएट और मैनेज करेंगे फर्दर, एंड यू स्टे अपडेटेड ऑन पेशेंट प्रोग्रेस, राइट। तो मैंने जो लाइंस पे बताया कि वो सब आप आइडेंटिफाई करके हमें बता सकते हैं, तो हम एक राइट ट्रैक में पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और जो डायग्नोसिस बनता है, जो कारण है बुखार का, जो कारण है बीमारी का, उस पे टारगेटेड मेडिकेशन देके, उसी को टारगेट करके, ना कि
सिर्फ बुखार की दवा पैरासीटामोल दे के बुखार को दबाना है, लेकिन वो कारण को ट्रीट करके हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और ये सब कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं जो आगे जाके बहुत भारी बीमारी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट। Early access for case discussion and referral. For any fever case where you are unsure, quick discussion is available, guidance for next step and easy referral support. मैं जियो ऐप से जुड़ा हूँ एज ए एमडी मेडिसिन इंटरनल रेसिडेंट। तो आप सभी को ये हेल्प करूंगा कि कभी भी आपको कोई भी केस में कोई भी डाउट है तो मैं गाइडेंस के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हूँ, और इजी रेफरल सपोर्ट रहेगा, और क्विक डिस्कशन हम कर सकेंगे कि क्या नेक्स्ट कर पाएंगे हम इस पेशेंट में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज और अवेलेबल मेडिकेशंस। सो यू आर नेवर अलोन इन मैनेजिंग डिफिकल्ट केस। सो डिफिकल्ट केसेस में आप अकेले नहीं हैं। सो अपना कोलैबोरेशन रहेगा, और सभी स्मूथ रेफरल और स्मूथ कंडक्ट से सभी पेशेंट को क्विक रिकवरी के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर मंथन रैयानी हियर वंस अगेन फॉर लिसनिंग आउट माय प्रेजेंटेशन। एंड किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ओके सर, मुझे थैंक यू सो मच सर। ये आपने बहुत अच्छे से हमारे हेल्थ पार्टनर्स को सभी को समझाया बारीकी से, और स्टेप बाय स्टेप आपने फीवर के बारे में बताया है। तो सभी हेल्थ पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। पूछे सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने बहुत सारे पेशेंट में ये देखा सर जिसको फीवर होता है। मेरे मेनली दो क्वेश्चन थे। किसी को अगर 98.5 या फिर 99.5 रहता है तो फेब्रिनिल 2 एम्पुल NS 100 के अंदर 20 मिनट में वो उतारते हैं। उसके बाद फिर एक और NS 100 ml लगा के उसमें पेंटोप और ऑन्डेस्टन पुश कर देते हैं IV। फिर उसके बाद 1.5 ग्राम और डेक्सोनाइप्रेबेटनेसोल जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग लगता है वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद वो उतरने के बाद में फिर उसके बाद में NS 500 प्लेन लगा देते हैं। पर सर ठीक कई है। बार पेशेंट में देखा गया है, हमने कंसल्ट भी किया था तो उसमें सर देखा गया है कि पेशेंट को कल मैं वेबिनार में। उतरती है उसके बाद वापस से ऐसा ठंड भी चढ़ जाती है। तो फिर फेब्रिनिल ही उसको फिर इंटरमस्कुलर देते हैं तो फिर उसकी ठंड उतर जाती है। तो सर क्या कारण है सर उसको वापस ठंड चढ़ने का सर? पहले तो आप सभी फीवर में डेक्सोना और बेटनेसोल नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स होती है। जी सर स्टीरॉइड्स बहुत क्या कम होते करती है? हैं। स्टीरॉइड्स क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। स्टीरॉइड्स क्या करती है कि फीवर में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं उनको दबा देती है, इसलिए जी फीवर रुक जाएगा। लेकिन जी। उससे पेशेंट की इम्यूनिटी होती है। फीवर एक रिस्पॉन्स है जिससे बॉडी फाइट कर रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है। उसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि हमें उसको दबाना है। फीवर को हम्म हमें कम करना है, वो फेब्रिनिल से आप करते हैं वो ठीक है, बात बढ़िया है, ठीक है। हम्म। लेकिन कभी भी जब भी फीवर आता है तो 1 to 2% ही केस ऐसे होते हैं जिसमें ये डेक्सोना और वो सब देना होता है। तो पहली जी बात तो वो बिल्कुल ही आप यूज मत कीजिए। और जी। रही बात आपकी चिल्स की, तो फिर से अगर फीवर आता है तो फिर से उसकी वजह से चिल्स हो सकती है, वो तभी आपको टेम्परेचर मेजर करना है। मतलब जी जब पेशेंट को चिल्स आ रही है तो तभी आपको फिर से टेम्परेचर मेजर करना है। और अगर फ्लूइड जो हम पाइंट देते हैं 500 ml, वो भी अगर हमने फास्ट इन्फ्यूज कर दिया है जिसका जी टेम्परेचर कम होता है तो उससे भी ठंड लग सकती है पेशेंट को। जी। ठीक है, कोई टॉलरेट नहीं करता फास्ट फ्लूइड्स जो आप 500 ml NS देते हैं, तो वो उनका टेम्परेचर कम रहता है रूम टेम्परेचर से, और उनका बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहता है, तो अगर हम्म फास्ट वो 500 फ्लूइड जल्दी चला गया तो हम्म। फिर वो चिल्स हो सकती है उसकी वजह से। जी मतलब डेक्सन और बेटनासोल अवॉइड करना पड़ेगा और 500 ना जब तक ना हो तब तक स्लो अवॉइड आप किया जाए। स्लो 500 NS उसी को देना है जिसमें डिहाइड्रेशन है, मतलब जिसको फ्लूइड की जरूरत है उसी को देना है, सभी को नहीं देना है, समझे। जी। और सर एक और क्वेश्चन मेरा ये था सर, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं अचानक कि सर BP बढ़ रही है उनकी अचानक, तो हम उनको बोलते हैं आप हायर सेंटर पे चले जाइए क्योंकि हो सकता है अटैक आने का चांसेस भी हो।
तो सर जैसे बीपी बढ़ता है, मान ली 200 ऊपर चला गया है या फिर 190 ऊपर चला गया है, तो सर इसमें आइसोसोर्बिटाइड करके जो टेबलेट आती है जो टंग्स के नीचे देते हैं अपन, वो देनी ठीक रहती है, या फिर डेफिन 5 या फिर डेफिन 10? नहीं नहीं, एम्लोडिपिन या फिर टेलमिसार्टन दोनों टेबलेट आप दे सकते हैं अगर आपके पास कोई और आईवी मेडिकेशन नहीं है जो बीपी रिडक्शन के लिए। और अगर आपके पास कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, मतलब हायर कोई डॉक्टर नहीं है मैनेजमेंट के लिए, तो फिर आप हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। लेकिन टेम्पररी बीपी कम करने के लिए आइसोसोर्बाइड नहीं दे सकते। वो क्या करती है कि वो उसका काम ही वही है कि हार्ट की जो वेसल है उसको आप ब्लड पहुंचाना है। मतलब 200 बीपी होना उसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक आ सकता है। बीपी बढ़ना और हार्ट अटैक आना दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ज्यादातर पेशेंट जिसको हार्ट अटैक होता है उसका बीपी नॉर्मल ही रहता है। मतलब जी। उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो आप गलत आपने कनेक्शन बनाया है कि आइसोसोर्बाइट दे देंगे। आइसोसोर्बाइट से बीपी घटेगा लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना आपको घटना है। इसलिए एम्लोडिपिन और टेलमिसर्टन ये दो टेबलेट आप सेफली दे सकते हैं और उनको फिर रिफर कर सकते हैं ताकि सर उतने एक्चुअली टाइम में थोड़ा बीपी कम हो सके। एक्चुअली सर मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी थी सर, 5वें महीने की, तो उनका बीपी शूट हुआ था। तो हाँ, उनका बीपी गया था 180। तो जो गायनिक मैडम थे तो उन्होंने बोला था, डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप जब तक यहाँ तक लाएंगे 20 मिनट का समय लगेगा, तो डेपिन 10 जो पड़ी है उसको पिंच करके इनके टंग के नीचे, जीभान के नीचे डाल दीजिए, तब तक अगर आप कोई यहाँ तक। जी। मतलब अगर कोई चीज आपके पास है ही नहीं तो फिर वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में एम्लोडिपिन और टेलमिसर्टन जो मैंने बोला वो नहीं दे सकते। तो जी उसमें जी सर। लोबेट देना पड़ता है, लोबेट हाँ लोबेट, टेबलेट, हाँ 200 लेबेडोल। लगाइए। हाँ, हाँ। तो उसमें वो टेबलेट सही वर्क करता है प्रेगनेंसी में। तो वो तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन और आपको रिसोर्स क्या अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर लोबेट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपने जो बोला वो कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ट्रीटमेंट जो मैंने बोला वो रहती है। जी जी। हम्म। ताकि हायर सेंटर तक जाए तब तक आप उसको कोशिश करें कि वो हाँ, व्यवस्थित चले। हाँ, हायर सेंटर पहुंचे तब तक उनको रिलीफ करना है, वो बात ठीक है आपकी। तो उसके लिए भी मैंने बोला ना कि रूटीन पेशेंट होता है तो एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन का कॉम्बिनेशन या फिर अलग अलग टेबलेट दे सकते हैं। और जैसे आपने आपकी वाइफ का एग्जांपल दिया, तो उस केस हम्म। में लोबेटोलॉल 200 देना पड़ता है। हाँ लोबेटोलॉल 200 सर, वो टीडीएस में चली थी, हाँ, और हाँ। उसके साथ में डेपिन 5 भी चली थी अपने सुबह लेने के लिए। उसके बाद भी हम्म। बीपी शूट हो ही रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि आप डेपिन 10 दे दीजिए और उसके बाद आप यहाँ ले आइए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आया है, हीट स्ट्रोक फीवर कैसे जाने, मतलब कैसे पता लगाएगी हीट स्ट्रोक फीवर है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और आप देखते होंगे कि कई पेशेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो एक हीट स्ट्रोक फीवर भी हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक फीवर जानने के लिए आपको पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि पेशेंट कौन से टेम्परेचर में काम कर रहा था। अगर कोई हैवी लेबरर है जो बहुत ही स्ट्रेनस वर्क कर रहा है, मतलब कि बहुत भारी चीजें उठा रहा है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, तो उनको 1-2 घंटे में भी कड़ी बुखार में हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो उनको स्वेटिंग बहुत होता होगा, उनको चक्कर आते होंगे। वो हिस्ट्री दे रहा होगा कि मैं 2 घंटे बुखार में काम कर रहा था, फिर टेम्परेचर बढ़ा है। ये सभी साइंस रहेगी उसमें। उनकी जीभ ड्राई रहेगी, टंग ड्राई रहेगी, मतलब डिहाइड्रेशन मैंने दिखा है वो साइंस रहेगी। उनका बीपी कम होगा, उनका यूरिन बहुत ही डार्क येलो होगा। तो ये सभी साइन है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसने बहुत ही कड़ी धूप में काम किया है। और जैसे ही स्ट्रेनस वर्क करते हैं तो बॉडी भी हीट जनरेट करती है। तो ये सभी चीजें सारी मिला के अगर फीवर के साथ आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये हीट स्ट्रोक फीवर हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर, आपने हैंड रेस किया है, पूछिए सर। बिल्कुल सर। जैसे कि मैं पूछना चाह रहे थे, जैसे कि उसके ड्रिप के अंदर जैसे कोई फीवर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एन आर एल में
अगर एमबीआई, ऐसी लोग ये डाल करके अगर डाल दे के लगा देते हैं पेशेंट को और उसके बाद फीवर आ जाता है कपकपी के साथ में, ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो क्या बोला आपने? जैसे पेशेंट एनएस के में लिए एमवीआई और एसी लोग, एसी लोग और ये एसी लोग। हाँ हाँ, ये ठंड लग के कपकपी के साथ बुखार आने का क्या कारण हो सकता है? वही मैंने अभी अगले सवाल में भी यही बताया था कि अगर कोई भी आप पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अगर वो जल्दी फास्ट इन्फ्यूज कर देंगे तो पॉइंट का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा। और अगर उसको जल्दी चढ़ा देंगे तो फिर जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा, कोई भी ठंडा चीज बॉडी में तुरंत चला जाएगा, तो उससे भी आ सकता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने वीगो डाला है और एसेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लिए, पायरोजेंस रहते हैं कई चीजों में, कई पॉइंट में पायरोजेंस रहते हैं, पॉइंट है वो बराबर स्टोर नहीं किया होता है उनका, एक फिक्स टेम्परेचर जो पॉइंट के पीछे लिखा लिखा रहता है उसी कंडीशन में स्टोर करना पड़ता है, तो वो नॉन पायरोजेनिक रहता है। मतलब नॉन पायरोजेनिक मतलब कि कोई भी बाहरी चीज अगर आप डायरेक्ट वेन से दोगे तो उसको वो स्टैंडर्ड में मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं बात मेरी? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और अगर कोई आपने ड्रग दी है, मान लीजिए कि आपने एमवीआई दिया है, तो वो एमवीआई कौन सी कंपनी का है, उनकी एक्सपायरी क्या है, उनको सही कंडीशन में स्टोर किया है या नहीं, ये सभी चीज़ों का भी जानना जरूरी है। कई बार कई बैचों में ड्रग में ही डिफेक्ट होती है, जिससे हम इन्फ्यूजन में फायदे के बदले उल्टा हमें ये उल्टा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी को एमवीआई। सो पहली चीज तो हमें ये जाननी है कि कोई पेशेंट को बड़े पॉइंट मतलब कि 500 सीसी आरएल या एनएस की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत नहीं है और अगर इन्फ्यूज करते हैं तो फायदे से ज्यादा नुकसान का चांस ज्यादा है। और एमवीआई जी का भी ऐसा है, एमवीआई कोई मतलब वो नहीं है कि किसी को भी एमवीआई दे दे तो उससे फायदा हो जाएगा, उससे तुरंत शक्ति आ जाएगी, वो कोई जादू नहीं है। अगर कोई पेशेंट में विटामिन की कमी है, बहुत टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, उनको अगर एमवीआई दोगे तो उनको ज्यादा फायदा है, ना कि सारे पेशेंट जो रूटीनली आते हैं उनको, कि सभी को भी एमवीआई दे दे। हालांकि कई पेशेंट की डिमांड रहती है कि हमें वो शक्ति वाला बाटला लगा दीजिए। उनको मानसिक तौर पे ऐसा रहता है जिसको प्लेसिबो बोलते हैं हम, कि उनको फिक्स बिलीफ रहती है कि ये चढ़ाने से हमें ये फायदा हो जाएगा। और कई बार उनको लगता भी ऐसा है कि हमें एमवीआई चढ़ गया है तो हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एमवीआई में आते तो मल्टीविटामिन ही है, और मल्टीविटामिन कोई 5-10 सेकंड में कोई जादू नहीं कर देते कि पूरी शक्ति में जान लगा दे। समझे आप? जी बिल्कुल ठीक। मतलब उनका जो ओवर हाइप्ड, हम बोल रहे हैं ना कि वो सब ओवर हाइप्ड है, मतलब ट्रीटमेंट में जब जरूरत है तब आप दो तो बिल्कुल फायदा ही फायदा है। लेकिन जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं लगा सकते कि सभी पेशेंट में 500 ml और एमवीआई दे जी दे। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। जी सर पूछिए, बीएस सर यादव जी। सर सर ये एक चीज पूछ रहे हैं, मुंह में कड़वापन रहता है और फीवर ऊपर से आता नहीं है, इसमें क्या रीजन हो सकता है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पेशेंट की कंप्लेन ऐसी होती है कि बुखार जैसा लग रहा है, मुंह में कड़वापन जैसा आपने बोला, लेकिन टेम्परेचर मेजर करो, थर्मोमीटर रखो तो टेम्परेचर नॉर्मल आता है। उसका मतलब ये है कि 93 95 ऐसा रहता कम है कम जैसे। मात्रा में बॉडी में सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं? अरे टेम्परेचर 95 96 97 रहता है ठीक है। और बाकी सब रहता है, इसमें क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ, तो उसके कई, पहले तो आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी में भी यही होता है कि कई महिलाएं होती है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, जो मेंसिस वाले ग्रुप में होती है, को ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे केस में भी हम देखते हैं कि ऐसा होता है उनको। ठीक है। और मीन्स आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। 14 पॉइंट, 14 पॉइंट ब्लेड है। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। 14 बोलिए पॉइंट, 14 पॉइंट ब्लड है, बाकी टीएलसी थोड़ा बढ़ ही रहती है पेशेंट में, 11,000, 12,000। तो वो लो ग्रेड इन्फेक्शन होता है। कई कबार कोई पेशेंट टेबलेट ले लेता है पैरासीटामोल, तो फीवर दब जाता है, लेकिन अंदर में बॉडी में इन्फेक्शन होता रहता है, तो फिर वो इन्फेक्शन की पी साइन हो सकती है। तो हमें ज़्यादा इवेल्युएट करना पड़ेगा पेशेंट को कि उनको और क्या तकलीफ है। उनके नाखून देखने पड़ेंगे, उनकी जीभ देखनी पड़ेगी, कोई विटामिन की कमी की साइंस है या नहीं, कोई दूसरी जगह इन्फेक्शन है या नहीं, काउंट बढ़े है तो सीआरपी कितना है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है, ये सभी चीजों का जानना जरूरी रहेगा। अगर नॉर्मल केस होगा, अगर नॉर्मल बुखार होगा, तो आपकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उससे सही हो जाएगा। लेकिन कुछ अलग है तो फिर उसको अलग से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कारण जानना पड़ेगा कि ये सभी चीजें है क्यों। तो अगर वो तो पेशेंट ही है, मतलब तो उनको ही पूछ के, उनको ही मैं जांच करके ही कई चीजें तो मैं आपको बता पाऊंगा। ये क्या है कि इसमें थोड़ा शॉर्ट कमिंग रहेगा। ये मैं इन पर्सन पेशेंट को देखना और ये कम्युनिकेट करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मतलब जिसमें जिसमें हेल्प कर सकते हैं उसमें ट्राई करते हैं, लेकिन कई पेशेंट में ऐसा होता है कि डॉक्टर को ही खुद एग्जामिन करके खुद ही जांच करनी पड़ती है। तो आपने बताया वैसे कोई केस में इन पर्सन ही डॉक्टर को दिखाना बेहतर रहता है। पेट की गड़बड़ी से तो नहीं हो सकता, गैस वैस से? हो सकता है, हो सकता है। आप बिल्कुल ही हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण जानना पड़ेगा। मतलब पेट में गड़बड़ी है, उससे भी हो सकता है। तो पेट का भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर यूएसजी करके देखना पड़ेगा कि पेट में कोई सूजन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नीरज यादव जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर नीरज यादव। हेलो। जी हेलो। सर, पूछिए। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों का जो है। सर आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए सर। डॉक्टर नीरज यादव सर, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आपकी, तेज बोलिए। आई थिंक सर नेटवर्क इशू। आप उदय लाल जी, कमेंट कीजिए सर। सर पूछिए। को हाँ, हाँ, बोलिए आवाज आ। बोलिए। समस्या है वो। 7 या 14 दिन का कोर्स रहता है। ठीक है सर। तो वो लेने से उसको ठीक होता है, उससे भी हाँ फायदा मिलता है। लेकिन नीचे की जांच जरूरी रहती है उस केस में। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो रहते हैं उसकी ठीक। मतलब उसकी एक बार राय लेनी चाहिए, जिसको बार बार ये तकलीफ हो रही है। ठीक है हाँ। सर। सर एक क्वेश्चन और हाँ है सर। बोलिए। इनफर्टिलिटी का जो है हाँ गायनी डॉक्टर। This meeting is being recorded. हेलो। हेलो। ओके सर।
जी नीरज यादव जी पूछे। सर उस समय आवाज नहीं आ पाई थी मेरी। हाँ पूछे सर पूछे। हाँ सर, ये कह रहा है जैसे अगर किसी को 3-4 महीने चल रहा है, उसको मतलब मलेरिया हो जाए, महिला प्रेग्नेंट हो, तो क्या करना चाहिए? 3 मंथ या 4 मंथ की प्रेगनेंसी में। हाँ, अगर मलेरिया डिटेक्ट होता है 3-4 महीने प्रेगनेंसी में, तो जी। पहले तो जानना जरूरी है कि मलेरिया का टाइप कौन सा है, पी वाइवेक्स है या पी फाल्सीपेरम है। मतलब दो प्रकार होते हैं, जिसको एक को जहरी मलेरिया बोलते हैं, एक को हाँ सादा मलेरिया बोलते हैं। फिर देखना पड़ता है कि उनका बिलीरुबिन कितना है, उनका ब्लड कितना है, ब्लड की परसेंटेज कितनी है, उनको टेबलेट दी जा सकती है या नहीं, उनको वॉमिटिंग है या नहीं है, उनका यूरिन बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टेबलेट हम दे सकते हैं उन केसों जी। में। अगर वाइवेक्स होता है तो क्लोरोक्विन देते हैं, और फाल्सीपेरम होता है तो एसीटी किट आती है, वो देते हैं। जी। और अगर पेशेंट ओरली नहीं ले सकता तो उनको पहले तो मलेरिया में और प्रेगनेंसी दो चीज अगर हो तो मेरी राय तो वही है कि पेशेंट को तुरंत नजदीकी अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए। और बड़े अस्पताल में अंडर एक्सपर्ट की ही अंडर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत हाई रिस्क हो जाता है मलेरिया और प्रेगनेंसी। उसको जी। मेरे हिसाब से ओपीडी या फिर आप हेल्थ पार्टनर्स को ट्रीट नहीं करना चाहिए, जो उसको हमें टेबलेट्स रेफर ही मिलती करना है। चाहिए। हाँ। रिस्क ज्यादा होता है सारा। हाँ, रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है सर। हाँ, वैसे पेशेंट को आपको रिफर ही करना है, बड़ी अस्पताल में एडमिशन की ही सलाह देनी है। ठीक है, क्योंकि जी। क्यों जी। खामखा बच्चा और माँ दोनों के लिए रिस्क बढ़ाना। हाँ, क्लोरोक्विन भी नुकसान दे सकती है। हाँ। एसीटी भी नुकसान दे सकती है आपको। हाँ, नुकसान अभी तो आप 4 महीने बोले तो एसीटी तो सेफ है 4 महीने में। लेकिन वो जी। डिसीजन कोई एमडी या गायनेकोलॉजिस्ट को ही लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट आया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मलेरिया डेंगू एंड टाइफाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू। जो मलेरिया में क्या होता है कि बुखार आती है तो ठंड बहुत ही ज्यादा लगती है। बुखार की तुलना में ठंड बहुत ज्यादा रहती है पहले तो। और बुखार के बहुत स्पाइक्स, 2-3 स्पाइक्स आते हैं, और बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं। मतलब बुखार 101 डिग्री होगा, 102 डिग्री होगा। कई कई लोगों को पीलिया हो जाता है मलेरिया में। कई कई लोगों का अ, दो बुखार के बीच में पेशेंट को अच्छा रहता होगा। ये सब मलेरिया की साइन है। और डेंगू में क्या रहता है कि डेंगू एक वायरल है डिजीज। सो डेंगू में मैंने बताया कि रैश हो जाता है, बॉडी में रैश दिखता है। मतलब हाथ को ऐसे दबाने पर ब्लांच होता है, रैश हमारी भाषा में ब्लांचिंग रैश कहते हैं, वो दिख सकता है। ठीक है, और बुखार की बहुत ज्यादा स्पाइक आ सकती है, ऐसा सब हो सकता है। ठीक है, और भी देखना जरूरी है। मतलब कि सीजन कौन सा चल रहा है वो बहुत जरूरी होता है। मलेरिया का सीजन अलग चलता है, डेंगू का सीजन अलग चलता है। कम्युनिटी में किसके केसेस ज्यादा है वो भी एक क्लू रहता है। अगर कम्युनिटी में सभी पेशेंट को डेंगू की ज्यादा बुखार है तो ज्यादा चांस है कि डेंगू ही हो सकता है, और मलेरिया की है तो ज्यादा चांसेस है मलेरिया हो सकता है। लेकिन मैंने जो थोड़ी थोड़ी चीजें बताई उससे डिफरेंस रहता है। लेकिन सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम से हम जज नहीं कर सकते कि डेंगू है या मलेरिया। हमको ब्लड स्मीयर कराना जरूरी रहता है, जिससे प्लेटलेट हम देखते हैं और स्मीयर देखते हैं जिसमें मलेरियल पैरासाइट होता है या नहीं। एक सिंपल सी जांच सीबीसी, उससे ही हम एकदम कंफर्म करके कह सकते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है। और रही टाइफाइड की, तो टाइफाइड का बुखार शुरुआत में थोड़ा कम कम रहता है, और जैसे ही दिन बढ़ते रहते हैं टाइफाइड में तो बुखार ज्यादा 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 होता है, और ज्यादा जल्दी आ जाता है। पहले दिन में एक बार आता है तो वो 3-4 बार दिन में 2-3 बार आने लगता है, ऐसा होने लगता है। और
रैश, कई पेशेंट में टाइफाइड में रैश दिखने मिलते हैं पेट के रीजन में, जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं हम। हल्के हल्के लाल रंग के रैश दिखते हैं। फोटोज मैं शेयर करूंगा आपको, ऐसा हो तो गाइड के लिए। और पेट में तकलीफ रहती है ज्यादातर टाइफाइड वाले पेशेंट में। खाने का मन नहीं करता, बहुत भारी बुखार नहीं आती है, मतलब स्टार्टिंग से हल्का हल्का रहता है और प्रोग्रेस करता है टाइफाइड। ओके सर। मैं पेशेंट सर की मेरा हिस्ट्री एक बता क्वेश्चन है रहा था सर। हाँ सर। जी। पहले हाँ मेरा होता लोकेंद्र सर, पूछिए, आप पूछिए लोकेंद्र सर, पूछिए सर। सर। एक पेशेंट है हमारा, तो सर उसको 3-4 साल हो गए सर। तो उसको मैंने उदयपुर, अहमदाबाद, हायर सेंटर सभी तरफ बता दिया सर। सारी जांचें हो गई उसके HIV से लगा के, जो भी जितनी भी है सर। सर उसका अभी तक सर फीवर नहीं उतरता, मतलब फीवर उसको रहते रहते, मतलब उनको गर्म हो रहा है अंदर से, मेरे को बुखार चढ़ रहा है। वो वहां के डॉक्टर भी थक गए उसके आगे, मैं भी थक गया, मैं भी परेशान हो गया। मतलब सर ऐसा क्या होता है सर कि इंसान के अंदर की बुखार ही नहीं उतरता है? 3-4 साल हो गए सर उसको। उसको डोलो 650 उसको लेनी पड़ती है सर। उसमें तो आपका केस में तो आप मुझे रिपोर्ट दिखाएंगे क्या हो गया है, क्या क्या रूल हो गया, रूल आउट हो गया है, तो मुझे मालूम पड़ेगा। मतलब ऑटो इम्यून डिसीज मैंने जो स्लाइड में बताया था कि कई रोग ऐसे होते हैं ऑटो इम्यून, जैसे संधिवा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसमें जी। क्या रहता है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता, बॉडी का हाँ। इम्यून सिस्टम ही खुद पे हमला करता है। ठीक जी है, सर। तो उसमें उसमें भी ऐसा होता है कि लंबे टाइम से फीवर रहता ही रहता है। ठीक है, और हम्म। ऐसी कई ऑटो इम्यून बीमारीज है, जैसे कि SLE है, जोगरन सिंड्रोम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये हम्म। सभी चीजों का रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, दूसरे क्या उनके लक्षण है, आप जितना डिस्क्रिप्शन देते हो उससे मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। और मुझे केस भी नहीं पता कि जांच क्या क्या हो गई है। ठीक है, ऐसा हो तो अगर आप अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो हमारे गुजरात में अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे एक बार पेशेंट को भेजिए उसके सभी रिपोर्ट के साथ। तो वहां पे क्या है कि सभी सभी चीजें जांच कर लेते हैं वहां पे। और पेशेंट को बहुत खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि अगर भारी भारी बीमारी के भारी भारी रिपोर्ट कराएंगे तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट को। अभी आपने बताया तो कॉमन कॉमन चीजें तो सभी ने देख ही ली होगी कि टाइफाइड नहीं है, हम्म। मलेरिया नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, हम्म। इन्फेक्शन नहीं है। तो वो तो नहीं ही होगा, इतने टाइम से है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो चीजें देखनी बाकी है उसके रिपोर्ट बहुत थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा इमेजिंग लगता है, मतलब पूरा CT स्कैन करना पड़ता है बॉडी का, एक एक जगह का पार्ट का CT स्कैन करके देखना पड़ता है कि कहाँ सूजन है। तो वो सब रिपोर्ट आप बड़ी सिविल अस्पताल में हो सकती है, और वहां पे जांच पूरी होती है, तो एक बार वहां पे आप भेज के देख सकते हैं उन पेशेंट को। ठीक है। ठीक ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सर पेशेंट ऑलरेडी ये ओल्ड PTCA केस है कि पेशेंट का ओल्ड PTCA हुआ है, पेशेंट को छल्ले डले हुए हैं, राइट सर? राइट तो राइट। पेशेंट की जो है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी चल रही है, ठीक है? हाँ। तो सर समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स का भी जो है, अभी आपने बताया हाइपोटेंशन, ठीक हम्म। है? तो सर कुछ मेडिसिन ऐसी है जो ड्रग इंड्यूस फीवर करती है, हाँ बिल्कुल। ठीक है? तो सर इनमें जो ओल्ड PTCA केस हैं, जिन पेशेंट को छल्ले डले हुए हैं, अगर इन पेशेंट को अचानक से फीवर होने लग जाए और BP भी जो है वो सडनली डाउन होने लग जाए, BP भी उनका सिस्टोलिक जो है वो जा रहा है 90 और डायस्टोलिक जा रहा है 50 या 40, तो सर ये ठीक। एक तो क्रिटिकल सिचुएशन है। तो सर इस केस में स्टार्टिंग में जो रहेगा फर्स्ट एड क्या रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले अगर पहले ऐसा जैसे कि पेशेंट। आपने जैसे ही आपने मुझे केस बताया उसी पेशेंट का मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपने जाना कि BP कम रहता है तो तुरंत ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टॉप कर देंगे उसकी। जो जो दवाइयां हैं जो BP कम कर रही है उनको तुरंत ही स्टॉप कर लेंगे, जैसे कि एम्लोडिपिन है, टेलमिसार्टन है, आइसोलाजिन है, जो भी चालू है, मेटोप्रोलोल है। ठीक है, वो सभी बंद कर देंगे हम उसमें, क्योंकि वो क्या करती है, वो और भी BP कम करती है। तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि जो भी एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है उसको बंद कर देंगे। फिर रहती है डायूरेटिक, मतलब किन कई पेशों में डाइटोर चलती है, या लेसिक्स चलती है, लेसिलेक्टोन चलती है, अल्डेक्टोन चलती है।
तो उनका काम क्या रहता है कि बॉडी में पानी कम करते हैं वो, ताकि हार्ट पे दबाव ज्यादा ना रहे। तो वो मेडिकेशन भी सब बंद कर देनी चाहिए। पहला स्टेप ये रहता है। फिर दूसरा स्टेप हमें ये जानना है कि बीपी कम क्यों हुआ है। बीपी कम ये ओवरडोज की वजह से हुआ है, या डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो वो हम हायर सेंटर पे इवेल्युएट करेंगे। लेकिन आपने तीसरी बात बोली कि ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, तो ड्रग इंड्यूस्ड फीवर कैसे सस्पेक्ट करें? अगर हमने नई कोई मेडिकेशन चालू की है, मान लीजिए कि कोई नई रिसेंटली मेडिकेशन चालू की है और उनको फीवर आना चालू हुआ, तभी सस्पेक्ट करना है। अगर कोई पेशेंट 1 साल से कोई दवा ले रहा है और फिर उनको बुखार आ रहा है, तो तब हम ड्रग को एक्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि ड्रग इंड्यूस फीवर तो नहीं है ना, ड्रग बंद करके देखते हैं। मतलब ड्रग इंड्यूस फीवर तभी आता है जब आप न्यू मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करते हो, नहीं कि कोई ओल्ड मेडिकेशन पे पेशेंट क्रॉनिक है तो, ठीक है, तो वो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो। और जैसे भी मैंने बताया कि आप नॉर्मल सेलिन का एक पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके। जब तक पेशेंट को आप हायर सेंटर रिफर करो, तब तक कोई आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हो जिनसे वो सपोर्ट मिले उनको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का वेबिनार आपका वंडरफुल रहा है सर वेबिनार, और नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ जुड़ेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सभी लोगों का, जिन्होंने अपना टाइम देके मुझे सुना और मेरा पूरा वेबिनार को समझा, और आपने अपने क्वेश्चंस भी रजू किए, जिनसे हम लोगों का एक ही टारगेट है, पेशेंट की भलाई। सो एक गोल पे हम लोग जुड़े और हमारी वार्तालाप हुई, तो उसका खूब खूब धन्यवाद सभी लोगों को। ओके सर, थैंक यू।